हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड मैं आज लेके आई हूँ PYQ 2021 के। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रीजनिंग और मैथ को छोड़ के, हिंदी को छोड़ के, इसमें हम करने वाले सामान्य ज्ञान, संविधान और मूल विधि। इसमें आपको तीनों तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, संविधान से भी, मूल विधि के भी और सामान्य ज्ञान में। लगभग में हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं इन तीनों के ही मिला के। तो आप क्लास के एंड तक बने रहें और क्लास को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये PYQ है और इसमें इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी है, थ्योरी भी प्लस है। ठीक है, तो आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये PYQ सभी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में रिपीट हो जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये अभी करंट का है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह 2020 से 2025। ये अभी करंट में भी यही है, 2025 के भी, और 2020 से ये हुए थे, तो 2021 में ये एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 में किसको मिला था? तो पहले तो आप इसका नेम याद कर लें, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन राफेल नाडल, स्पोर्ट्स वुमेन नोमी ओसाका को। जो स्पोर्ट्समैन था वो राफेल नाडल को मिला था, और स्पोर्ट्स जो वुमेन थी किसको मिला था? नोमी ओसाका को। दोनों ही नेम इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2021 में रिपीट हुआ। हो सकता है कि आपके आप जो एग्जाम होने वाला उसमें फिर से रिपीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंजर फोर्ट कहाँ पर स्थित है? बांदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। नेम याद रखना है, और उत्तर प्रदेश का तो वैसे भी आपका कोई क्वेश्चन आए उसके आपको क्या करना है कि उसका हर एक पॉइंट को देख लेना है आपको, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि UPSI हम कर रहे हैं, तो यूपी के बारे में पूरी नॉलेज होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट मथुरा में स्थित है। अब इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है? मथुरा। कहाँ पर उन्होंने पूछा है, कहाँ पर है? तो मथुरा में है। और नेम क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी, पूछ भी सकते हैं भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है, तो आप इजीली बता सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट है जो कि मथुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी, जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाले हैं तो आप प्लीज़ बोर ना होए, ना क्लास को इग्नोर करें और ना ही स्किप करें, क्योंकि क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, 40 में से अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट हो गए तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर गेन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। बुक्स और ऑथर्स पूछे जाते हैं बच्चों, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, पर उस साल में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ये है, एक और आपको भी मिल जाएगा। तो बुक और ऑथर्स अगर आपको करना है, बुक प्लस उनके ऑथर्स, तो इसी चैनल पर, भावना जी के ज्ञान चैनल पर स्पेशली इसी टॉपिक पर वीडियो है। 10 से 15 मिनट में इजीली वो टॉपिक कवर कराया हुआ, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? सेखोम मीराबाई चानू को। किसको? सेखोम मीराबाई चानू को बनाया गया है। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है? तो आपको इसमें इजीली सब कुछ बड़ा सा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। केशवानंद भारती और एक हो गया, एक और है बलराम समिति, शायद ऐसे करके है ना, बलवंत समिति। हाँ, बलवंत समिति, ये दो जो है समिति पूछी ही जाती है एग्जाम में, तो आप इन दोनों के हर एक एरिया को कवर करेंगे। अब जैसे कि इसमें आपको इतना ही कवर करना है, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया है। चलिए, संसद को संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? संसद को संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट वो बोले, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। इतनी बात है केशवानंद भारती, और इसका ईयर याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किस ईयर में आया, तो 1973 में। और संशोधन कौन सा अनुच्छेद है? 368 के तहत शक्ति प्रदान करते हैं
कि इसमें संशोधन नहीं किया, आधारभूत संरचना को नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। किसमें? भाग पूछ रहे हैं, भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, मेन लाइन क्या है आपका, मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, अब आप इसको पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे। भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, मतलब सबकी सम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, जिसके तहत इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन भी किया है। और इसमें क्या किया है, मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? अब यहाँ पर मैंने सभी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपका इसका कोई भी एरिया ना छूटे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वही सेम प्रोसीजर है उसकी, जो न्यायालय के मतलब कि जो होते हैं जज होते हैं या आप कह लें महान्यायाधीश होते हैं, उनके ऊपर भी सेम ऐसे ही महाभियोग लगाया, उनको किसी तरह से पद से नहीं हटाया जा सकता है। अगर उन पर महाभियोग लगता है तभी वे अपने पद से अपना पद छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए राष्ट्रपति महाभियोग किसमें है। अनुच्छेद आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। सिर्फ कब उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अगर वे संविधान के विरुद्ध चलते हैं या उसके अतिक्रमण करते हैं तब। नेक्स्ट आपका मेन पॉइंट ये है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी है? अर्ध न्यायिक। आपको स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है अदर एग्जाम्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किसके द्वारा चलाई जाती है? संसद द्वारा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जा सकता है। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप इसको देख लें। ठीक है, सेम ही प्रक्रिया रहती है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत मेहता समिति किस से संबंधित है? मैंने आपको कहा था ये दोनों ही समिति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन से संबंधित है। ये अब इसका देख ले आप, इन्होंने संबंधित पूछा था तो सिर्फ इतना ही आंसर, वहाँ ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, ऑप्शन में आपको टिक करना है त्रिस्तरीय गठन का पंचायत का गठन से संबंधित है बलवंत मेहता समिति। अब थोड़ा सा आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लें, कई बार क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के पहले त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पूछ सकते हैं। और किस सन में किया गया था? 2 अक्टूबर 1956 में राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता की समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में गठित किया गया था। तो किसे मजबूत करने के लिए? जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसको मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है? नहीं दल बदल विरोध कानून किस संविधान के तहत पारित किया गया है? ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसे सही कर लें। दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है पूछा है, और दल बदल विरोध कानून किस संविधान के तहत पारित किया गया है। तो चलिए दोनों ही बातों को हम देखेंगे। आपका उत्तर 1985 में 92वें संविधान संशोधन माध्यम से 10वीं अनुसूची द्वारा ये मतलब कि लाया गया था, कानून में पारित किया गया था। 1985 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची द्वारा लाया गया था। आप इम्पॉर्टेंट बात इसमें देख लें, दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने अनुमति दी गई है। आप ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको ये लाइन अच्छे से लर्न कर लेनी, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 विधायक
विलय के पक्ष में हो। कितनी? 2/3। 1/3 या 3/3 नहीं पूछा गया है, 2/3। नेक्स्ट है, इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून में छूट प्राप्त होती है। जो सदन में बनने वाले अध्यक्ष होते हैं उनको इस कानून में छूट भी मिलती है। और इन्होंने पूछा था किस अनुसूची से संबंधित है, तो अनुसूची 10वीं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 69वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो आप इस पर डबल स्टार जरूर लगा लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है? तो किसमें? 279A के फर्स्ट में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना आपने। चलिए नेक्स्ट है आपका, राजभाषा का गठन कब कब किया गया था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपका आंसर है, आप इसे ध्यान से देखें। राज्य आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। राष्ट्रपति ने 1955 में राज्य भाषा आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया था। चलिए आपने इसको ध्यान से देख लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, मीराई तोवा। ये नाम जापानी शब्द चमत्कार पर आधारित है, जिसका अर्थ है भविष्य, और तौबा जिसका अर्थ है अनंत काल। इस इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से सभी के दिलों में चिरस्थायी आशा होगा। इसका मतलब यही था, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, मीरा तोवा, ये था इसका शुभांकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी धारा 23 किससे संबंधित है? सदोष, अभिलाभ और हानि से। अब इसका आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। कैसे वैध रूप से हकदार ना हो? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति विशेष रूप से उसका हकदार हो। आप इसको यहाँ पर वीडियो रोक कर अच्छे से इसको रीड जरूर कर लें। ठीक है। नेक्स्ट है, जेंडर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में 2023 में इसको स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछे आर्टिकल 343 किससे संबंधित है? इसको मैंने थोड़ा सा पूरा एकदम से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि कई बार ऐसे अटपटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ना कुछ पूछा होता है ना कुछ कहा होता है, सिर्फ वहाँ दे देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए हम पूरा पढ़ लेते हैं इसको एक बार। संविधान की धारा 341, ठीक है, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। ठीक है, 341 में राज्य भाषा क्या है? हिंदी लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्य भाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। तो 343 क्या? अब यहाँ पर आपका ये आंसर क्लियर होगा इस क्वेश्चन का, किससे संबंधित है? 343 राज्य भाषा से संबंधित इसकी व्यवस्था 343 से 351 तक में की गई है। ये मैंने अपने आप से यहाँ पर आपको समझाने के लिए रखा है। ठीक है, कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। कौन कौन से? आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतेई मतलब मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी और तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये इतनी भाषा जो है। अब मेन आप इसमें देख लें, मेन जो आपका मतलब कि पॉइंट है, 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। 14 जो भाषाएं थी शुरू में शामिल की गई थी, संविधान में शामिल की गई थी। इसके बाद सिंधी को 1967 में 1967 में 21वें संविधान संशोधन, अगर पूछ लें आपसे, है ना, तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
कोंकणी, मणिपुर मतलब मेती और नेपाल को 1952 से 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 से 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आपका अपने आप में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है और हो सकता है इसका कहीं से भी आपको कुछ भी उठा के पूछ लें, तो प्लीज़ आप इसको ना छोड़ें, इसको अच्छे से ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका के साथ भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस PN भगवती को जाता है। भारत जनहित याचिका वर्ष 1977 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, रंपा मंदिर रुद्रेश्वर भगवान शिव कहाँ पर हैं? तो तेलंगाना में है। नेक्स्ट है, चीन की संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है 97 जो संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? अब आप यहाँ कर लें, 2011 में हुआ था ये 97 जो हुआ था 2011 में हुआ था संविधान संशोधन, किससे संबंधित है इसका पूरा ही देख लें। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया था। सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था अनुच्छेद 19 के द्वारा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। नेक्स्ट है, सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए उनके नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया था। संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग और नया भाग पार्ट 9B, सॉरी यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज नहीं, ठीक है क्वेश्चन आपका। संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग पार्ट 9B और पार्ट 9B जोड़ा गया था। क्या किया गया था? संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग पार्ट 9B जोड़ा गया था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही थी, शायद यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से डबल बार हो गया ना, इसलिए। चलिए, मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी गलत पढ़ें। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? राज्य में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। मेन पॉइंट क्या आपका इसमें? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनके ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्यकाल करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे सही कर लें। भाग 9 पंचायत अनुच्छेद, और अनुच्छेद कितने में? 243 से 234 तक, ठीक है, ध्यान रखना आपने, ओ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 124 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो आपके ऑप्शन से मेवाती, मारवाड़ी, बुंदेली, मालवी। तो कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं है। उन्होंने पूछा नहीं है, नहीं पूछा नहीं है। बुंदेली भारत के विशेष क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाती है, ठीक है, आपको ये भी पता लग गया कि बुंदेली कहाँ बोली जाती। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स देख लें आप मेन। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18। सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश। ये आपके लिए एक खास पॉइंट हो जाता है क्योंकि यूपी स्पेशल पूछा जाएगा आपसे, तो आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है। जहाँ भी आपका यूपी स्पेशल मिले उसे अच्छे से कर लें क्योंकि UPSI का एग्जाम है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इस प्रकार राज्यसभा की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और MLC बनने के लिए 30 वर्ष है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये थोड़ा आप यहाँ सही कर लें, 352 से है, ठीक है। भारत में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से उधार लिया गया है और है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल। 352 राष्ट्र से, 356 राज्य से और 360 वित्तीय आपातकाल और 356 राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन किसके कहने पे करता है? राज्यपाल के कहने पर लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 40 वर्ष के नीचे बालकों को गाड़ी चलाने पर अर्थदंड कितना है?
25,000 रुपये हैं। आप मेन इतना ही देख लें, बाकी तो आपको पता ही है। सीट बेल्ट नहीं पहनने पे 1,000 रुपये, दोपहिया वाहनों पर 2 से ज़्यादा सवारी 1,000 रुपये, हेलमेट नहीं पहनने पे 1,000 रुपये एवं 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर कितना है आपके पास 10,000 रुपये। नेक्स्ट है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपये आपका जो है जुर्माना है। ध्यान से इसको पढ़ लें कितना कितना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 ईस्वी में संगम वंश के 2 शासक हरिहर प्रथम और बुक्काराय प्रथम ने की थी। ये क्वेश्चन आया है, आपके पता ही है, PYQ में करा रही हूँ 2021 के UPSI का जो एग्ज़ाम हुआ था वो है, ठीक है। नेक्स्ट है जायद की फसलों को कब बोया जाता है? मार्च अप्रैल में बोया जाता है। और किन 2 फसलों के बीच में? खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में बचने वाले समय में जायद की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। ध्यान रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? संसद सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 33 से ज़्यादा 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? 33 और ज़्यादा से ज़्यादा 34, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38A के तहत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1952 में की गई थी। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई और मुख्यालय कहाँ पर है? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एस्टोरिया में, और 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उद्देश्य से हुई थी। इसका मतलब पूछा है कि स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? एस्टोरिया में। ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो चरकुल्ला है। अन्य कौन सी? नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली। ध्यान रखना ये सभी आपको कहीं से पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल है, UPSI का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसके हर पॉइंट को, हर एरिया को कवर करनी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी मेहनत लगती है कि वाकई मैंने मेहनत की है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो इसी तरह आपके पास पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देशद्रोह के लिए IPC की धारा कौन सी है? भारतीय कानून संहिता IPC की धारा 124 से देशद्रोह की दी गई परिभाषा के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे आजीवन कारावास या 3 साल की सजा हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। IPC की कौन सी धारा है? 124A, ठीक है। और अभी जो दोबारा मतलब आपका जो IPC और इस समय जो चेंजेस हुआ BNS और BNSS आया है, उसको आपको कोरिलेट करके पढ़ना है, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से कर लें। आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन मूल विधि का है। बहुत से क्वेश्चन इसमें मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान भी रहा है, स्टैटिक GK भी रहा है, तो आप बिल्कुल भी ये क्लास स्किप करने वाली नहीं है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। नेक्स्ट पार्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक जरूर पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, आप जरूर सफल होंगे।